हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BHIC 108 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 2। तो चलिए हम लोग इसमें पिछले 5 साल के PYQ पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम सारे MBBI क्वेश्चन को लर्न करते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक संकट पर चर्चा कीजिए। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास को अक्सर 17वीं शताब्दी का संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 17वीं शताब्दी का संकट किसको कहा जाता है? यूरोपीय इतिहास को। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। यह वह काल था जब यूरोप मध्यकालीन सामंतवाद से निकलकर आधुनिक पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस संक्रमण काल में पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यह संकट मुख्य रूप से कृषि, जनसांख्यिकी और व्यापार के क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन का परिणाम था। तो चलिए इसके कुछ आर्थिक संकट के आयाम को देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहला बिंदु है कृषि उत्पादकता में गिरावट आ जाना। तो चलिए देखते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप ने लघु हिमयुग का सामना किया था। यूरोप ने किसका सामना किया था? लघु हिमयुग का। अत्यधिक ठंड के कारण फसलें बर्बाद हुई और कृषि उत्पादन में भारी कमी आई। चूँकि यूरोप की 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी, अतः अनाज की कमी ने अकाल और भुखमरी को जन्म दिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है जनसांख्यिकी संकट। 16वीं शताब्दी में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन 17वीं शताब्दी के संसाधनों ने इस बढ़ती आबादी का साथ छोड़ दिया। भूखमरी और प्लेग जैसे भी महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर न केवल रुक गई, बल्कि कई क्षेत्रों में जर्मनी और इटली में जनसंख्या में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। तो इस समय कौन सी बीमारी आई थी? कौन सी महामारी चल रही थी? प्लेग। तो हम इसे याद रखेंगे कि भूखमरी और प्लेग जैसी महामारी चल रही थी। कहाँ पे चल रही थी? यूरोप में, जर्मनी में और इटली में, जिसके वजह से जनसंख्या में गिरावट भी दर्ज की गई थी। तो चलिए हमारा तीसरा मुख्य बिंदु देखते हैं, 30 वर्षीय युद्ध 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी। इस युद्ध ने मध्य यूरोप, विशेषकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। युद्ध के कारण व्यापारिक मार्ग बाधित हुए और सरकारों ने युद्ध का खर्च वहन करने के लिए जनता पर भारी कर यानी कि टैक्स को थोप दिए। तो सामान्य नागरिक की क्रय शक्ति समाप्त हो गई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, व्यापारिक मंदी। स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों से आने वाली चांदी की आवक कम हो गई, जिससे मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो गई। भूमध्य सागरीय व्यापार का पतन हुआ और अटलांटिक व्यापारिक शक्तियों इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। तो किसके किसके बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई? इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। और किसकी आवक कम हो गई थी? चांदी की आवक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 17वीं शताब्दी का यह संकट केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि पूंजीवाद विकास के लिए पुरानी सामंती व्यवस्था को नष्ट करने का कार्य किया।
इसी संकट के गर्भ से आगे चलकर इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे आधुनिक आर्थिक महाशक्तियों का उदय हुआ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। धर्म सुधार और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन पर एक लेख लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं धर्म सुधार और धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। 16वीं और 17वीं शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन यूरोपीय इतिहास की वह युगांतकारी घटना थी जिसने कैथोलिक चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी और ईसाई धर्म को दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर दिया। ईसाई धर्म को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 2 भागों में। और किसने विभाजित किया था? चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा 1517 में चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्टिन लूथर के द्वारा। कब की गई थी? 1517 में। और इसका रीज़न ये था कि चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदमों की वजह से ये हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के मूल पक्ष इस प्रकार थे, तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला है चर्च के भ्रष्टाचार पर प्रहार। लूथर ने चर्च द्वारा बेचे जाने वाले क्षमा पत्रों का विरोध किया था। लूथर ने किसका विरोध किया था? क्षमा पत्रों का। उन्होंने तर्क दिया कि मोक्ष केवल श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है, न कि दान, पुण्य या कर्म कांडों से। तो अब हमारा दूसरा बिंदु है बाइबिल की सर्वोच्चता। सुधारवादियों ने लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद पर जोर दिया ताकि सामान्य व्यक्ति सीधे ईश्वर के संदेश को समझ सके। इसने चर्च के मध्यस्थ पादरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया? चर्च के मध्यस्थ पादरी की आवश्यकता को। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैथोलिक चर्च ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए धर्म सुधार विरोधी आंदोलन चलाया। क्या कौन सा आंदोलन चलाया? धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। इसका उद्देश्य यह था कि चर्च के भीतर व्याप्त बुराइयों को दूर करना और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ टेंट, जो कि 1545 से 1563 ईस्वी में हुआ था। इस सभा में चर्च के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित किया गया। इस सभा में क्या किया गया? चर्च के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित किया गया। हालांकि सुधारवादियों की बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन पादरियों के प्रशिक्षण और नैतिक अनुशासन पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया। अब देखते हैं हम लोग जेसुइन संघ की स्थापना। क्या देखेंगे? जेसुइन संघ की स्थापना। तो इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? इग्नेशियस लोयोला ने। तो इन मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा के माध्यम से कैथोलिक मत का प्रचार किया और इसे यूरोपीय के बाहर उपनिवेशों तक पहुंचाया। धर्म सुधार और उसके विरोध ने यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक राष्ट्र राजाओं की नींव रखी। इससे व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। अंततः विज्ञान एवं तर्क का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों की चर्चा कीजिए। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। कब की क्रांति? 1789। अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों से चले आ रहे राजनीतिक बदलाव और तनाव सक्रिय थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीतिक संरचना पुरातन व्यवस्था और आधुनिक के बीच संघर्ष का मैदान बनी हुई थी। तो क्रांति पूर्व के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं। चलिए, तो
तो जिसमें हमारा पहला बिंदु है निरंकुश राजतंत्र का चरम। तो यूरोप के अधिकांश देशों में राजा दैविक अधिकारों के सिद्धांत पर शासन कर रहे थे। फ्रांस के लुई 14वां के मैं ही राज्य हूँ वाले अहंकार ने शासन को जनता से काट दिया और सत्ता का विकेंद्रीकरण इतना अधिक था कि प्रशासन पूरी तरह अक्षम और भ्रष्ट हो गया था। तो दोस्तों, यूरोप के अधिकांश देशों में राजा किस सिद्धांत पर शासन कर रहे थे? दैवी अधिकारों पर। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रबुद्ध निरंकुशता। ऑस्ट्रिया के जोसेफ द्वितीय, रूस की कैथरीन महान और प्रसा के फ्रेडरिक महान जैसे शासकों ने प्रबोधन के विचारों को अपनाया। किसके विचारों को अपनाया? प्रबोधन के विचारों को अपनाया। उन्होंने तर्क और सुधार के नाम पर शासन तो किया, लेकिन राजनीतिक अधिकार जनता को नहीं दिए। इससे जनता में यह बोध जगा कि सुधार ऊपर से नहीं बल्कि क्रांति से आएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल थे चलिए देखते हैं। रूस के कैथरीन महान, ऑस्ट्रिया के जोसेफ द्वितीय, प्रसा के फ्रेडरिक महान जैसे शासक। तो चलिए देखते हैं कि अब अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना यूरोपीय जनमानस को झकझोर दिया। फ्रांसीसी सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था और वे अपने साथ स्वतंत्रता और गणतंत्र के विचारों से वापस लौटे। किससे वापस लौटे? स्वतंत्रता और गणतंत्र के विचारों से। तो चलिए अब देखते हैं राजकोषीय संकट और प्रशासनिक विफलता। यूरोप के निरंतर युद्धों जैसे सप्तवर्षीय युद्ध, कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध ने देशों के खजाने खाली कर दिए थे। करों का बोझ केवल तीसरे एस्टेट सामान्य वर्ग पर था। किस वर्ग पर था? तीसरे एस्टेट सामान्य वर्ग पर था, जबकि कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों का आनंद ले रहा था। तो क्रांति का पूर्व यूरोप एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा था जहां राजनीति अधिकारों की मांग और आर्थिक बदहाली ने मिलकर पुराने तंत्र के विनाश की पटकथा लिख दी थी। यह काल सामंती निरंकुशता के पतन का स्पष्ट संकेत दे रहा था। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है ब्रितानी ताज व उसकी अमेरिका उपनिवेश बस्तियों के बीच बढ़ते प्रतिरोध के उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीतियों और उसके अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्र चेतना के बीच संघर्ष का परिणाम था। ब्रिटेन अमेरिका को केवल कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में देखता था, जबकि अमेरिकी अब अपनी स्वायत्तता चाहते थे। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कि प्रतिरोध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो चलिए देखते हैं। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है? प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों की सहमति के बिना उन पर कई कर लगा दिए, जैसे स्टाम्प एक्ट 1765। स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया था? 1765 में। अमेरिकियों का तर्क था कि चूंकि ब्रिटिश संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, अतः ब्रिटेन को उन पर कर लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम। 1763 में युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन पर भारी कर्ज चढ़ गया। इसे चुकाने के लिए उसने अमेरिका पर करों का बोझ बढ़ा दिया। साथ ही
युद्ध के बाद फ्रांसीसी खतरा टल जाने से अमेरिकियों को अब ब्रिटिश सेना की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और हम लोग अब आते हैं व्यापारिक प्रतिबंध और वाणिज्यवाद। तो चलिए देखते हैं व्यापारिक प्रतिबंध और वाणिज्यवाद को। ब्रिटेन ने नेविगेशन एक्ट्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेविगेशन एक्ट्स के माध्यम से अमेरिकी व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। अमेरिकी व्यापार केवल ब्रिटिश जहाज़ों और बंदरगाहों का उपयोग कर सकते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का गला घोट दिया था। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बौद्धिक जागृति। थॉमस पेन की कॉमन सेंस और जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के विचारों ने अमेरिकियों को यह विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश राजतंत्र एक दमनकारी व्यवस्था है, जिसे उखाड़ फेंकना उनका अधिकार है। तो थॉमस पेन और कॉमन सेंस और जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार के विचारों ने बौद्धिक जागृति में भूमिका निभाई थी। तो बोस्टन टी पार्टी 1773 जैसी घटनाओं ने इस प्रतिरोध को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। यह केवल करों के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र की अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की लड़ाई थी। तो यह विद्रोह जो है केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं था, बल्कि करों के विरुद्ध नहीं था, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की लड़ाई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में अर्थव्यवस्था तथा समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का तात्पर्य उस परिवर्तन से है जब उत्पादन की प्रक्रिया हाथों से निकलकर मशीनों के पास चली गई और घरेलू विनिर्माण का स्थान फैक्ट्री प्रणाली ने ले लिया। किसने ले लिया? फैक्ट्री प्रणाली ने। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड से हुई, जिसने मानव सभ्यता इतिहास को स्थायी रूप से बदल दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव जो पड़े थे वो कौन कौन से थे, जिसमें हमारा पहला है अर्थव्यवस्था का शहरीकरण। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अब उद्योग प्रधान हो गई थी। एक नए औद्योगिक शहरों जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब का उदय हुआ था। उत्पादन में चरम वृद्धि हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए आयाम खुले और वैश्विक बाजार का एकीकरण हुआ। तो किसमें वृद्धि हुई थी? चरम वृद्धि हुई थी। तो अब देखते हैं नया वर्ग विभाजन। समाज 2 स्पष्ट वर्गों में बट गया। कितने स्पष्ट वर्गों में बट गया? 2 स्पष्ट वर्गों में। एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह था जिसके पास उत्पादन के साधन थे। तो जिसके पास उत्पादन के साधन थे वे पूंजीपति वर्ग में बट गए, और जो केवल अपनी श्रम शक्ति बेचने पर मजबूर था, इनके बीच संघर्ष ने आगे चलकर समाजवाद और साम्यवाद को जन्म दे दिया। तो अब देखते हैं हम लोग श्रमिकों की दयनीय स्थिति। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने की स्थितियां अत्यंत कष्टदायक थी। कम मजदूरी, 14-16 घंटे काम और बाल श्रम का शोषण इस क्रांति का काला पक्ष था। शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार हुआ, जहां स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति भयावह थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग पारिवारिक संरचना में बदलाव क्या क्या हुए थे। तो संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया था। महिलाएं और बच्चे भी आर्थिक उत्पादन का हिस्सा बने, जिससे पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों में बड़ा बदलाव आया। अगर हम संक्षेप में कहें तो औद्योगिक क्रांति ने जहां एक भौतिक सुख सुविधाओं और
तकनीकी उन्नति के द्वार खोले, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और मानवीय शोषण की नई चुनौतियां भी पेश की। यह आधुनिक युग की नींव रखने वाली सबसे प्रभावशाली आर्थिक घटना थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 6th MVBI क्वेश्चन, जो कि है आधुनिक विज्ञान में हुए विकास क्रमों पर चर्चा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नोट्स अच्छा लग रहा है तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको बाय भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आधुनिक विज्ञान में हुए विकास क्रमों की चर्चा पे बात करते हैं, जिसमें कि 16वीं और 17वीं शताब्दी को वैज्ञानिक क्रांति का काल माना जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी को क्या माना जाता है? वैज्ञानिक क्रांति का काल। इस दौरान विज्ञान केवल प्रयोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अरस्तु और चर्च के पुराने सिद्धांतों के स्थान पर तर्क और अवलोकन को प्रधानता मिली। तो आधुनिक विज्ञान के विकास के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। तो चलिए एक एक करके उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें हमारा पहला है खगोल शास्त्र में परिवर्तन। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत कर चर्च के उस विश्वास को तोड़ दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। बाद में केपलर और गैलीलियो ने दूरबीन और गणितीय गणनाओं से इसे प्रमाणित किया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किसने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और कौन सा भ्रम टूटा था? कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। और बाद में क्या हुआ था? केपलर और गैलीलियो ने दूरबीन और गणितीय गणनाओं के से इसे प्रमाणित भी कर दिया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का योगदान। सर आइजक न्यूटन, इन्हें कौन नहीं जानता। प्रिंसिपिया मैथमेटिका के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए। उन्होंने ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन की तरह समझाया जो निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। इसने दैवीय हस्तक्षेप की धारणा को कमजोर भी किया। तो न्यूटन ने कौन से नियम दिए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो वो कौन से नियम थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम। किस माध्यम से दिए थे? प्रिंसिपिया मैथमेटिका के माध्यम से। ये सब आपको याद रखना है। ये जो बहुत MVBI है, मैं उसको दोबारा बोल दे रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति का उदय। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? अनुभववाद पर। जबकि रेने डेस्कार्टेस ने तर्कवाद को बढ़ावा दिया। रेने डेस्कार्टेस ने किसको बढ़ावा दिया था? तर्कवाद को। इन दोनों ने मिलकर वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया, जिसमें पहले प्रयोग किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो किन्होंने मिलकर प्रयोग किया था? रेने डेस्कार्टेस ने और फ्रांसिस बेकन ने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संस्थागत विकास। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संस्थागत विकास क्या होता है। विज्ञान के प्रचार के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। तो किसकी स्थापना हुई? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना, ठीक है, हो गई। इसके बाद वैज्ञानिक पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रदान सुलभ हुआ, जिससे नव विचारों की गति बढ़ी। तो आधुनिक विज्ञान के इस विकास ने न केवल चिकित्सा,
बल्कि गणित और भौतिकी में प्रगति की, बल्कि इसने मानव मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्त कर स्वतंत्र चिंतन के योग्य बनाया। यही वैज्ञानिक चेतना आगे चलकर प्रबोधन का आधार बनी। किसका आधार बनी? प्रबोधन का आधार बनी। तो चलिए हम लोग अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी क्रांति के उत्तरदायी घटनाओं पर चर्चा कीजिए। 17वीं शताब्दी की अंग्रेजी क्रांति 1642 ईस्वी से 1660 के मुख्य रूप से राजतंत्र की निरंकुशता और संसद की शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक और आर्थिक कारण भी गहराई से जुड़े थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्रांति के उत्तरदायी घटनाक्रम किस प्रकार से थे, जिसमें हमारा एक है राजतंत्र का दैवीय अधिकार। स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम संसद को नीचा दिखाते थे और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। चार्ल्स प्रथम ने 11 वर्षों तक संसद को बुलाए बिना शासन किया, जिससे राजनीति असंतोष चरम पर पहुंच गया। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि है धार्मिक संघर्ष। इंग्लैंड का चर्च एंग्लिकन कैथोलिक धर्म के करीब जा रहा था, जिसका प्यूरिटन यानी कि कट्टरपंथी प्रोटेस्टेंट कड़ा विरोध कर रहे थे। प्यूरिटन संसद में प्रभावी थे और वे धर्म में शुद्धता एवं सादगी चाहते थे। कौन धर्म में शुद्धता एवं सादगी चाहते थे? प्यूरिटन। तो चलिए अब देखते हैं कर प्रणाली का विवाद। राजा ने युद्धों के खर्च के लिए बिना संसद की सहमति के सिप मनी जैसे अवैध कर लगा दिए। मध्यम वर्ग और व्यापारियों ने इसे अपनी संपत्ति पर हमला माना और संसद का साथ दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला मुख्य बिंदु, गृह युद्ध और ओलिवर क्रॉमवेल। अंततः राजा और संसद के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। क्रॉमवेल के नेतृत्व वाली न्यू मॉडल आर्मी ने राजा की सेना को परास्त किया। राजा की सेना को किसने परास्त किया? क्रॉमवेल के नेतृत्व वाली न्यू मॉडल आर्मी ने। 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई और इंग्लैंड को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दिया गया था? 1649 में। यद्यपि बाद में राजतंत्र की बहाली हुई, लेकिन इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड में राजा की शक्ति सीमित है और अंतिम संप्रभुता संसद के पास है। इसी की परिणति 1688 की गौरवशाली क्रांति में हुई। कौन सी क्रांति में? 1688 की गौरवशाली क्रांति में। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है 18वीं शताब्दी में स्थापित सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 18वीं शताब्दी का यूरोप परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा था। पुरानी सत्ता, अभिजात वर्ग और राजतंत्र के विरुद्ध समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी अपनी तरह से चुनौतियां पेश करना शुरू कर दिया था। यह काल जन विद्रोहों और नई राजनीतिक चेतना का उदय का साक्षी बना। किसका साक्षी बना? जन विद्रोहों और नई राजनीतिक चेतना का। तो चलिए देखते हैं विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जिसमें हमारी पहली चुनौती है मध्यम वर्ग की चुनौती। व्यापार और उद्योगों से समृद्ध हुआ मध्यम वर्ग बुर्जुआ अब राजनीतिक शक्ति में हिस्सा चाहता था। क्या चाहता था? राजनीतिक शक्ति में हिस्सा चाहता था। वे जन्म आधारित विशेषाधिकारों के बजाय योग्यता के आधार पर सामाजिक स्थिति में मांग कर रहे थे।
किसकी मांग कर रहे थे? योग्यता के आधार पर सामाजिक स्थिति में मांग कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग लोकप्रिय दंगे, खाद्य विद्रोह। क्या देखेंगे हम लोग? लोकप्रिय दंगे और खाद्य विद्रोह। चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अनाज की बढ़ती कीमतों और अकाल के समय जब सरकारें विफल हुई तो ग्रामीण और शहरी गरीबों ने सड़कों पर उतरकर विद्रोह किया। फ्रांस में ब्रेंड राइटस रोटी के दंगे इसी के उदाहरण थे, जिन्होंने आगे चलकर बड़ी क्रांति को आधार प्रदान किया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? फ्रांस में ब्रेड राइट्स यानी रोटी के दंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बौद्धिक चुनौती। रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने राजा की निरंकुशता पर प्रहार किया। किसने किसने किया? रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने। मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत ने निरंकुश शासन के ढांचे को हिला दिए। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। फ्रेंड्स, मैं जिस पॉइंट्स को दोबारा बोल रही हूँ उस पर ज़रूर फोकस करें और ध्यान रखें कि आप इन मुख्य बिंदुओं को एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कट्टरपंथी संप्रदाय। इंग्लैंड और अन्य देशों में लेवलर्स और डिगर्स जैसे समूहों ने पूर्ण राजनीतिक समानता और संपत्ति के समान वितरण की मांग की। हालांकि ये दमन कर दिए गए थे, लेकिन इन्होंने भविष्य के लोकतांत्रिक आंदोलनों का बीज बोया था। अतः ये चुनौतियां यह दर्शाती है कि 18वीं शताब्दी की जनता अब केवल प्रजा बनकर रहने को तैयार नहीं थी, वे नागरिक बनने की प्रक्रिया में थे, जिसने अंततः आधुनिक लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो अब 18वीं शताब्दी की जनता क्या बनना चाहती थी? नागरिक बनना चाहती थी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 9वां इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि है ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में हुए विकास क्रमों की व्याख्या। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास क्रमों हुई है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के दौरान हुई कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल और अतिरिक्त श्रम उपलब्ध कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यह पारंपरिक खेती के वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के बदलने का दौर था। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रमुख विकास क्रम निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से विकास क्रम हैं? चलिए एक एक करके उन्हें भी पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला है बाड़ाबंदी प्रथा। छोटे और बिखरे हुए खेतों को मिलाकर बड़े फॉर्म बनाए गए और उनके चारों ओर बाड़ाबंदी की गई। इससे बड़े जमींदारों के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना आसान हो गया। हालांकि इसे छोटे किसानों की भूमिहीन बना दिया गया। तो दोस्तों, बाड़ाबंदी प्रथा के कारण छोटे किसानों को क्या कर दिया गया? भूमिहीन बना दिया गया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फसल चक्र। क्या देखेंगे हम लोग? फसल चक्र, जो कि नॉर्थ ऑफ फोर कोर्स सिस्टम के तहत जमीन को खाली छोड़ने के बजाय उसमें अलग अलग फसलें जैसे कि शलजम और घास उगाई जाने लगी। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रही और पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक साथ दो फसल उपजाने से हमारी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ बनती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। वहाँ पर भी सेम सिस्टम अपनाया गया था, नॉर्थ ऑफ फोर कोर्स सिस्टम, जिससे कि क्या हुआ था? जमीन को खाली छोड़ने के बजाय उसमें अलग अलग फसलों का प्रयोग किया गया था। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं तकनीकी नवाचार। जेथरो टूल द्वारा सीड ड्रिल का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? सीड ड्रिल का, जिससे बीज निश्चित गहराई और दूरी पर बोए जाने लगे। इससे बीजों की बर्बादी कम हुई और पैदावार में भारी वृद्धि हुई। तो कौन सा टूल द्वारा? सीड ड्रिल।
तो सीड ड्रिल का प्रयोग करने के बाद बीजों का बर्बादी भी कम हो गया और उसमें जो उपज थी वो भी काफ़ी भारी मात्रा में होने लग गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नस्ल सुधार, जिसमें कि है पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया गया। भेड़ों और गायों की नस्लों में सुधार कर मांस और ऊन के उत्पादनों को कई गुना बढ़ा दिया गया। कि अब जो है कि नस्ल सुधार के लिए पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का यूज़ होने लग गया और जितना भी मांस था पशु का और ऊन था, इसका उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इससे कृषि के इस विकास सुनिश्चित की और इससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। साथ ही खेती से विस्थापित हुए लोगों ने शहरों की ओर रुख लिया। किसकी ओर रुख लिया? शहरों की ओर रुख लिया, क्योंकि अब जो है सुविधाएं काफ़ी बढ़ने लगी थी। उद्योगों में सस्ता श्रम प्राप्त हुआ। अंततः ब्रिटेन का कृषि क्रांति उसकी औद्योगिक सफलता की अनिवार्य शर्त थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नोट्स अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आपको इसे और अच्छे से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को खरीद भी सकते हैं। तो चलिए हम अपनी सेशन को रेगुलर करते हैं और देखते हैं हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है हमारा मध्य 17वीं से मध्य 18वीं शताब्दी के दौरान दृश्य कलाओं में हुए विकास क्रमों पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मध्य 17वीं से मध्य 18वीं शताब्दी का समय कला के इतिहास में अत्यंत भव्य और परिवर्तनकारी था। इस दौरान कला केवल धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें दरबारी भव्यता, वैज्ञानिक यथार्थवाद और सामान्य जीवन का समावेश हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दृश्य कलाओं के प्रमुख विकास क्रम, जिसमें कि है बैरोक कला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और जानेंगे बैरोक कला के बारे में। यह शैली अपनी भव्यता, नाटकीयता और भावनाओं की तीव्र प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। कैथोलिक चर्च और निरंकुश राजाओं ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए इसे बढ़ावा दिया था। चित्रकला में प्रकाश और छाया का अद्भुत प्रयोग किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब रोकोको शैली। क्या होता है रोकोको शैली में? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह शैली अधिक कोमल, सजावटी और विलासितापूर्ण हो गई। इसमें पेस्टल रंगों और प्रकृति के दृश्यों का अधिक उपयोग किया गया। यह मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के महलों और अंतःपुरी की शोभा बढ़ाने वाली कला थी। कौन सी शैली थी? रोकोको शैली। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने आगे मुख्य बिंदु को, जो कि है यथार्थवाद और डच चित्रकला। हॉलैंड में कला का विकास चर्च या राजाओं के बजाय व्यापारी वर्ग के संरक्षण में हुआ था। कहाँ हुआ था? व्यापारी वर्ग के संरक्षण के थ्रू हुआ था। रम्बड़ा और वमीर जैसे कलाकारों ने सामान्य लोगों, घरों और आंतरिक दृश्यों और परिदृश्यों को भी बड़ी सूक्ष्मता से उकेरा। तो अब हम लोग देखेंगे वास्तुकला में नवीनता। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं वास्तुकला में नवीनता के बारे में। वर्साय का महल फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। इस काल की वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमें याद रखना है कि वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है वर्साय का महल, जो कि फ्रांस में स्थित है। इसमें बाग, बगीचा, फव्वारों और विशाल कमरों के माध्यम से व्यवस्था और अनुशासन का प्रदर्शन किया गया, जो राजा की शक्ति का प्रतीक था। तो अंततः इस काल की कला ने मनुष्य की भावनाओं और सामाजिक शक्तियों की संरचनाओं को कैनवास और इमारतों पर जीवंत कर दिया। यह धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ती कला का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न। 17वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रवृत्तियों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। 17वीं शताब्दी
यूरोप का एक ऐसा वैचारिक संक्रमण से गुजर रहा था जहां मध्यकालीन रूढ़ियां टूट रही थी और आधुनिकता की नींव रखी जा रही थी। ठीक है, इस काल की सबसे प्रमुख बौद्धिक प्रवृत्ति तर्कवाद थी। ठीक है, तो रेने डेस्कार्टेस जैसे विचारकों ने घोषणा की कि तर्क ही सत्य को जानने का एकमात्र साधन है। तर्क क्या है? सत्य को जानने का एकमात्र साधन है। उन्होंने स्थापित धार्मिक मान्यताओं के बजाय संदेह और गणितीय सटीकताओं पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? संदेह और गणितीय सतर्कताओं पर जोर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रकृति अनुभववाद के रूप में उभरी। फ्रांसिस बेकन का मानना था कि ज्ञान केवल इंद्रियों, अनुभवों और प्रयोगों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इंद्रियों, अनुभव और प्रयोगों से। किसने कहा था? फ्रांसिस बेकन ने, उसका मानना था। तो इसी वैचारिक मंथन ने वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने ब्रह्मांड के प्रति चर्च के दृष्टिकोण को बदल दिया। साथ ही राजनीतिक चिंतन में धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ और थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को नकार कर सामाजिक समझौते की बात की। किसको नकार कर? दैविक सिद्धांत को नकार कर सामाजिक समझौते की बात की। सामूहिक रूप से हम कहें तो मनुष्य को एक स्वतंत्र चिंतनशील इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जिसने आगे चलकर प्रबोधन का मार्ग को प्रशस्त किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारा आगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है 18वीं शताब्दी में व्यापार व उपनिवेशिक विस्तार के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को डिटेल में देखते हैं। 18वीं शताब्दी यूरोपीय व्यापार का स्वरूप स्थानीय से बदलकर वैश्विक हो गया था। अब कैसा हो गया था? स्थानीय से बदलकर उसका स्वरूप वैश्विक हो गया था। इस काल में व्यापार और उपनिषदवाद एक दूसरे के पूरक बन गए। अटलांटिक महासागर व्यापार का मुख्य केंद्र बना, जहां त्रिकोणीय व्यापार की प्रधानता रही। इसमें यूरोप से निर्मित माल अफ्रीका जाता था, वहाँ के दास अमेरिका भेजे जाते थे और अमेरिका से कच्चा माल चीनी, कपास, तंबाकू वापस यूरोप आता था। तो वहाँ से क्या क्या आता था? कच्चा माल जैसे कि चीनी, कपास और तंबाकू वापस यूरोप आता था। तो औपनिवेशिक विस्तार के प्रतिरूप में वाणिज्यवादी प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। ब्रिटेन, फ्रांस, डच शक्तियों के बीच विदेशी क्षेत्रों पर कब्जे के लिए निरंतर संघर्ष हुए और एशियाई बाजारों में, विशेषकर भारत में, व्यापारिक कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। किस कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना और प्रतिद्वंदी राष्ट्रों को व्यापार से बाहर करना था। इसी काल में उपनिवेशों का आर्थिक दोहन व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ, जिसने भविष्य की औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूंजी और बाजार उपलब्ध कराए। तो इसमें क्या हुआ था? उपनिवेशों का आर्थिक दोहन व्यवस्थित रूप से शुरू हो गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 13वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि है इंग्लैंड में कुछ महत्वपूर्ण कट्टरपंथी परिवर्तनवादी संप्रदायों पर चर्चा कीजिए तथा उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। अंग्रेजी क्रांति 1642 से 1660 के दौरान इंग्लैंड में कई ऐसे कट्टरपंथी समूहों का उदय हुआ था। तो अंग्रेजी क्रांति कब से कब तक था? 1642 से 1660, जिन्होंने समाज की पारंपरिक संरचना को पूरी तरह बदलने की मांग की। इसमें लेवलर्स सबसे प्रभावी थे। क्या थे? लेवलर्स जो है सबसे प्रभावशाली थे। उनका तर्क था कि सत्ता को स्रोत जनता
और उन्होंने एक व्यक्ति एक मत के आधार पर लोकतांत्रिक सुधारों और कानूनों के समक्ष समानता की मांग की। किस आधार पर की थी? एक मत के आधार पर। एक व्यक्ति एक मत। तो एक अन्य महत्वपूर्ण समूह डिगर्स था। कौन था? डिगर्स, जो स्वयं को सच्चे सुधारक कहते थे। क्या कहते थे? स्वयं को सच्चे सुधारक। उन्होंने निजी संपत्ति के विचार को खारिज कर दिया और सामूहिक खेती एवं भूमि के साझा स्वामित्व की वकालत की। ये समूह अपने समय में बहुत आगे थे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं इसके बारे में। हालांकि क्रॉमवेल और तत्कालीन अभिजात वर्ग ने इन आंदोलन का दमन किया था, लेकिन इनका वैचारिक योगदान अतुलनीय रहा। इन संप्रदायों ने पहली बार लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे आधुनिक विचारों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया। इनके विचार आज के आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों की आधारशिला के रूप में देखे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 14वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो है 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोप में साहित्य की वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी का यूरोपीय साहित्य धर्म की जकड़न से निकलकर मानवीय स्वभाव और सामाजिक यथार्थ की ओर मुड़ा। यह गद्य और उपन्यास के उदय का स्वर्ण काल था। क्या था? गद्य और उपन्यास के उदय का स्वर्ण काल। 17वीं शताब्दी में फ्रांस से मॉलियर के नाटकों ने समाज के पाखंड पर चोट की, जबकि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ने महाकाव्य की परंपरा को नई ऊंचाई दी। तो पैराडाइज लॉस्ट ने क्या किया? महाकाव्य की परंपरा को एक नई ऊंचाई दे दिया। तो 18वीं शताब्दी में प्रबोधन के प्रभाव से साहित्य, व्यंग और आलोचना का माध्यम बना। अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी रचनाओं के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानवीय मूर्खताओं को उजागर किया। इसी काल में डेनियल डीफो और सैमुअल रिचर्डसन ने प्रयासों के आधुनिक उपन्यास की नींव पड़ी, जो मध्यम वर्ग के जीवन को केंद्र में रखता था। साहित्य की इस वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका लोकतांत्रीकरण था। अतः प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार और कॉफी हाउस संस्कृति ने साहित्य को महलों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, जिससे एक सचेत और जागरूक नागरिक समाज का निर्माण हुआ। तो अब आते हैं हमारा 15वां प्रश्न पर, जो है वाणिज्यवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद के विकास पर चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं। वाणिज्यवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक विचारधारा थी, जो मानती थी कि राष्ट्र की शक्ति उसकी सोने और चांदी के भंडार पर निर्भर करती है। इसका मूल मंत्र था निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना। इसका मूल मंत्र क्या था? निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना। राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक गतिविधियों को इस तरह नियंत्रित करना था कि व्यापार का संतुलन हमेशा अपने पक्ष में रहे। फ्रांस में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के नेतृत्व में इसे कोलबर्टवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलबर्टवाद। किसके नेतृत्व में? बैप्टिस्ट कोलबर्ट के नेतृत्व में। जहां उद्योगों को भारी सरकारी संरक्षण दिया गया। इंग्लैंड ने नेविगेशन एक्ट्स के माध्यम से समुद्री व्यापार पर एकाधिकार जमाया, ताकि सारा मुनाफा ब्रिटेन के पास रहे, और स्पेन अपनी वाणिज्यवादी नीति के तहत अमेरिका से आने वाला बहुमूल्य धातुओं पर पूरा नियंत्रण रखा। तो वाणिज्यवाद
ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिससे यूरोपीय शक्तियों के बीच औपनिवेशिक युद्ध शुरू हुए। हालांकि इसने घरेलू उद्योगों को मजबूती दी, लेकिन संरक्षणवादी नीतियों ने अंततः मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर, जो है ब्रितानी ताज की और उसकी अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों के बीच बढ़ते विद्वेष की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ब्रिटेन और उसके अमेरिकी उपनिवेशों के बीच विद्वेष की प्रक्रिया आर्थिक शोषण और राजनीतिक स्वायत्तता के टकराव से उपजी। 1763 तक ब्रिटेन ने औपनिवेशों के प्रति सुखद उपेक्षा की नीति अपनाई थी, लेकिन 7 वर्षीय युद्ध के बाद वित्तीय बोझ बढ़ते ही ब्रिटिश ताज ने कड़े नियंत्रण लागू करने शुरू कर दिए। विद्वेष का मुख्य कारण शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट और टाउनसेंड एक्ट जैसे दमनकारी कर थे। अमेरिकियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा बुलंद किया। अमेरिकियों ने क्या किया? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा बुलंद किया, जो केवल धन का मामला नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान का प्रश्न था। 1770 के बोस्टन नरसंहार और 1773 की बोस्टन टी पार्टी ने इस आग में घी का काम किया था। तो हम लोग ये जानेंगे कि ब्रिटेन ने इन विरोधों का उत्तर दमनकारी कानूनों से दिया, जिससे उपनिवेशों को समझ आ गया कि ताज के साथ साथ अब समझौता संभव नहीं है। तो आप लोग ये बताइए कि बोस्टन नरसंहार कब हुआ था और बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, किस ईस्वी में? तो चलिए देखते हैं कि आप लोग को कितना याद है। यह विद्वेष धीरे धीरे संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदल गया, जिसकी परिणति 1776 की अमेरिकी क्रांति के रूप में हुई। तो चलिए आते हैं हमारा 17वां प्रश्न, जो कि है 18वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। 18वीं शताब्दी की कृषि क्रांति ने प्रारंभिक खेती के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव व्यवसायीकरण था। अब किसान केवल निर्वाह के लिए नहीं बल्कि बाजार में लाभ कमाने के लिए खेती करने लगे। क्यों खेती कर रहे थे? ताकि उसको लाभ हो जाए। इंग्लैंड में शुरू हुई बाड़ाबंदी ने कृषि क्षेत्र को बड़े और संगठित फार्मों में बदल दिया, और वैज्ञानिक नवाचारों ने उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दिया। जेथरो टूल के सीड ड्रिल और टाउनसेंड के फसल चक्र सिद्धांतों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया। चारे की फसल के उत्पादन से पशुपालन में सुधार हुआ, जिससे समाज को मांस और डेयरी उत्पादन की बेहतर आपूर्ति मिलने लगी। तो जेथरो टूल के सीड ड्रिल, कौन सी? सीड ड्रिल और टाउनसन के फसल चक्र सिद्धांतों ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर उपयोग में सुनिश्चित किया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव गहरा था। कृषि उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन बाड़ाबंदी के कारण छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो गए। इन्हीं भूमिहीन किसानों ने बाद में शहरों की ओर पलायन किया और औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक सस्ता श्रम उपलब्ध कराया। इस प्रकार कृषि परिवर्तन औद्योगिक विकास की सीढ़ी बने। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है प्रबोधन के महत्वपूर्ण विचार। अब हमारा स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोगों ने कुछ लॉन्ग को पढ़ा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और उसे अच्छे से सीखते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रबोधन या ज्ञानोदय। 18वीं शताब्दी का वह बौद्धिक आंदोलन था जिसने यूरोप में मध्यकालीन अंधकार को समाप्त कर तर्क और
मानवतावाद की स्थापना की, इसके विचार केवल किताबी नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजशाही और चर्च की जड़ों को हिला दिया था। और अब चलिए इसमें देखते हैं कि इसके मुख्य विचार कौन कौन से बिंदुओं में समाहित हैं, जिसमें कि हमारा पहला बिंदु है तर्कवाद की प्रधानता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह परंपरा या धर्म का हिस्सा है। हर सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। तो तर्कवाद की प्रधानता मेनली ये कहता है कि हर सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। तो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, जिसे कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। तो जॉन लॉक ने और जैसे विचारकों ने क्या कहा है कि यह हमारा प्राकृतिक अधिकार है कि कोई, जैसे कि स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है और जन्म से ही मनुष्य को जन्म से जीवन का अधिकार है, ये सब सरकार हमसे छीन नहीं सकती है, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण में हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने सुझाव दिया कि तानाशाही से बचने के लिए शासन की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर देना चाहिए। किन किन 3 भागों में विभाजित कर देना चाहिए? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर देना। और ये सुझाव किसका था? मॉन्टेस्क्यू का। तो चलिए अब हम लोग इसी पे देखते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत रूसो ने सामान्य इच्छा का विचार दिया, जिसका अर्थ था कि सत्ता का असली स्रोत जनता है, राजा नहीं। सत्ता का असली स्रोत क्या है? जनता, राजा नहीं है। यह किसका इच्छा विचार था? रूसो का, जो कि हमारा लोकप्रिय संप्रभुता के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग अब गौरवशाली क्रांति, जो कि हमारा 19वां MBBI क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि गौरवशाली क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखेंगे कि गौरवशाली क्रांति जो है वर्ष 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि गौरवशाली क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना एक भी बूंद खून बहाए सत्ता परिवर्तन हो गया। यह क्रांति राजा जेम्स द्वितीय ने निरंकुशता और उनके कैथोलिक समर्थन नीतियों के विरुद्ध संसद की जीत की थी। तो इस घटना के महत्वपूर्ण प्रभाव भी रहे थे। तो चलिए इस प्रभावों को एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहला प्रभाव है संवैधानिक राजतंत्र। इस क्रांति ने इंग्लैंड में पूर्ण राजशाही का अंत कर दिया और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। किसकी नींव रखी थी? संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी। तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बिल ऑफ राइट्स 1689। इसके द्वारा नागरिकों के बुनियादी अधिकार दिए गए। नागरिकों के बुनियादी अधिकार बिल ऑफ राइट्स 1689 के तहत दिया गया था, जिसमें कि राजा की शक्तियों को कानूनी रूप से सीमित कर दिया गया था। तो बिल ऑफ राइट्स 1689 के अंतर्गत राजा की शक्तियों को कानूनी रूप से सीमित कर दिया गया था। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संसदीय संप्रभुता। इसने स्पष्ट कर दिया कि कर लगाने या कानून बनाने का अंतिम अधिकार केवल संसद के पास है। तो जो हमारा कानून बनता है और कर लगाने का अधिकार होता है, वह केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, हर कोई इसे नहीं कर सकता। तो चलिए इस क्रांति के
मुख्य रूप से हम लोग समझते हैं कि इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों को भी यह संदेश दिया कि जनता की सहमति के बिना शासन करना अब संभव नहीं है। मेनली हम लोग का ये मेन इसी बेस पर था कि जनता की सहमति अब बहुत इम्पोर्टेंट है, अब बिना जनता के सहमति के कुछ नहीं हो सकता है। अब राजा अपना तानाशाही नहीं कर सकती है बिना जनता के परमिशन के, उसे जनता का साथ चाहिए इसमें। तो चलिए हम लोग कुछ छोटे प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि है हमारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, जैसे कि जॉन लॉक। अब जो है जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। 17वीं शताब्दी के इस महान दार्शनिक ने आधुनिक राजनीतिक चेतना की एक नई दिशा दी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट है। तो उनकी प्रसिद्ध टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट, यह उनकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये आप लोग बताइएगा कि ये किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉक का दर्शन मुख्य रूप से किन 3 स्तंभों पर टिका है, जिसमें कि सबसे पहला है तबुला रासा। तबुला रासा की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म के समय मनुष्य का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है और वह अनुभवों से सीखता है। दूसरा, उन्होंने सरकार को एक ट्रस्टी यानी कि धरोहर रक्षक माना है, जिसका काम जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। ट्रस्टी किसका काम है? ये ट्रस्टी का। यदि सरकार विफल होती है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। अगर सरकार इस काम को करने में विफल हो जाएगी तो जनता इसमें विरोध कर सकती है। अंततः उनके विचारों ने ही अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक ढांचे का निर्माण किया था। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में। तो देखते हैं ओलिवर क्रॉमवेल अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान संसद की सेना के सेनापति और बाद में इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर बने। तो संसद की सेना के सेनापति कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान बने थे। ओलिवर क्रॉमवेल कौन बने थे? ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि बाद में लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बने। वे एक कट्टर प्यूरिटन थे, जिन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम की सेना को हराकर लोकतंत्र और धर्म की नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब क्रॉमवेल का शासनकाल एक विरोधाभास था। एक तरफ उन्होंने राजशाही को समाप्त कर इंग्लैंड को गणतंत्र बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उनका शासन किसी सैन्य तानाशाही से कम नहीं था। उन्होंने न्यू मॉडल आर्मी के जरिए कड़ा अनुशासन लागू किया। क्या जारी किया? न्यू मॉडल आर्मी के जरिए कड़ा अनुशासन। आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड पर क्रूर सैन्य विजय प्राप्त की। हालांकि उनके निधन के बाद राजतंत्र वापस आ गया, लेकिन क्रॉमवेल ने यह साबित कर दिया कि इंग्लैंड में संसद की इच्छा के विरुद्ध कोई राजा टिक नहीं सकता। तो यह किसने साबित किया कि इंग्लैंड में संसद की इच्छा के विरुद्ध कोई राजा टिक नहीं सकता? क्रॉमवेल ने। अब हम लोग देखते हैं अमेरिकी क्रांति। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1776 की अमेरिकी क्रांति। इतिहास की पहली ऐसी घटना जहां उपनिवेशों ने एक साम्राज्यवादी शक्ति यानी ब्रिटेन को हराकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के जन्म की घोषणा थी। कौन सी क्रांति? 1776 की अमेरिकी क्रांति। इस क्रांति के दूरगामी परिणाम सामने आए, उसको हम लोग देखते हैं। इसने दुनिया को पहला लिखित संविधान दिया, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोच्च माना गया। थॉमस जेफरसन एक ऐसे व्यक्ति थे
जिसके द्वारा तैयार स्वतंत्रता की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। इस क्रांति ने फ्रांस सहित पूरे यूरोप में निरंकुश शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी और आधुनिक राष्ट्रवाद एवं गणतंत्रवाद की अवधारणाओं को जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को ये बात याद रखना है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किसने दिया था? 1776 का अमेरिकी क्रांति ने। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आद औद्योगिकरण के बारे में। आद औद्योगिकरण जो है औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले की वह अवस्था है जब उत्पादन बड़े कारखानों के बजाय ग्रामीण घरों में होता था। इसमें व्यापारी कच्चे माल को गांवों में ले जाते थे, जहां किसान फुर्सत के समय माल तैयार करते थे। इस व्यवस्था की कुछ खास बात थी। यह पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करती थी और इसमें उत्पादन का नियंत्रण व्यापारियों के हाथ में था, न कि किसी कारखाने के मालिक के। इसमें जितना पूरा नियंत्रण जो है व्यापारियों के ही हाथ में था। इसने ग्रामीण आबादी को अतिरिक्त आय का जरिया दिया और उन्हें बाजार की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला इसी पे कि मुख्य क्या था। यही वह दौर था जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन के गुण सिखाए और आगे चलकर फैक्ट्री प्रणाली के लिए आवश्यक पूंजी और कौशल का आधार तैयार किया गया था, इसी अमेरिकी क्रांति के बेस पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 24वां प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं महान विचलन की अवधारणा। महान विचलन वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों विशेषकर चीन और भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। महान विचलन एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी कि आप सोच सकते हैं कि इसने विशेषकर चीन और भारत दोनों को ही काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार केनेथ पोमेराजन ने इसके 2 प्रमुख कारण बताए हैं। चलिए उन दोनों प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। तो जिसमें कि पहला, ब्रिटेन में कोयले के विशाल भंडारों की उपलब्धता जिसने भाप के इंजनों और उद्योगों को ऊर्जा दी। दूसरा, अमेरिका जैसे उपनिवेशों से मिलने वाले संसाधन जैसे कपास और चीनी, जिन्होंने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्रदान किया। इससे पहले तक पूर्व और पश्चिम की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी, लेकिन वैज्ञानिक चेतना और औद्योगिक प्रगति ने पश्चिम को एक अजेय बढ़त दिला दी। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न, अनुभववाद। तो चलिए हम लोग अब अनुभववाद को समझते हैं। अनुभववाद एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। अनुभववाद क्या है? एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत जो यह मानता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रिय अनुभव है। 17वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन और जॉन लॉक ने इसे वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार दिया। कौन सा आधार दिया था? जॉन लॉक ने वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार किस, और जो है यह ज्ञान जो है अनुभववाद का एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत, यह एकमात्र स्रोत है इंद्रिय अनुभव का। तो अनुभववाद की पद्धति इस प्रकार कार्य करती है। चलिए देखते हैं। यह किसी भी पूर्व निर्धारित धारणा या कल्पना को स्वीकार नहीं करती। इसके अनुसार वैज्ञानिक को पहले ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, फिर प्रयोग करना चाहिए, अंत में तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। इससे मध्यकालीन धर्मशास्त्र को कड़ी चुनौती दी, जो तर्क के बजाय केवल आस्था पर विश्वास करता था। आधुनिक विज्ञान और शोध की पूरी इमारत इसी प्रमाण आधारित विचारधारा पर टिकी हुई है।
तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने BHIC 108 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आशा करती हूँ कि मेरा ये सेशन आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी इसी प्रकार अपने सेशन के साथ बनी रहूँगी। और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।